इमेजिन करो, एक यंग नेपाली लड़का डिग्री हाथ में है और उसके कुछ सपने भी है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है और सिस्टम वो सुनता ही नहीं। तो ऐसे में क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन जमा होता है और धीरे धीरे ये फ्रस्ट्रेशन एक गुस्से में बदल जाता है और कभी कभी यही गुस्सा एक नया रिवॉल्यूशन बन जाता है। और एग्जैक्टली यही सेम हुआ सितंबर 2025 नेपाल में, जहां एक जेनजी ग्रुप सामने आया। उनके साथ ना कोई पुराना ट्रेडिशनल पॉलिटिकल लीडर था और ना कोई पुरानी पॉलिटिकल सोच। बस उनकी एक ही डिमांड थी कि नेपाल में बदलाव चाहिए। और सिर्फ ये एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये सिस्टम के लिए एक वार्निंग बन गई। और फिर आता है नेपाल 2026 का इलेक्शन, जहां पूरा गेम ही बदल जाता है। Nepal's first election after the Gen Z uprising. Well, general elections held in Nepal. Nepal is heading into a crucial election. एक नई पार्टी जिसका कोई ना पॉलिटिकल लेगेसी थी और ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट, लेकिन वन साइड जीत हासिल कर लेती है। जो पार्टी सदियों से नेपाल में पावर में थी, अब अचानक से वो साइड हो जाती है। क्या ये सिर्फ इलेक्शन रिजल्ट था या फिर एक रिवॉल्यूशन की नई शुरुआत? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नेपाल में ये सब क्यों हुआ, कैसे एक डिजिटली कनेक्टेड जनरेशन ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इंटरनेट के जरिए कैंपेन करके पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही हिला दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, ये जो चेंज आप देख रहे हो नेपाल में, क्या ये परमानेंट होगा? ये जो आप नेपाल में देख रहे हो, ये सिर्फ एक कंट्री की कहानी ही नहीं, बल्कि आज दुनिया भर में लोग डेमोक्रेसी से परेशान हैं। महंगाई और बेरोजगारी ने तो कमर तोड़ दी है। पता नहीं क्या होगा यार। हमारे देश के भी यही हालात हैं। जेन ज़ी ये सोच रही है कि सिस्टम हमारे लिए काम ही नहीं करता, और ये जो नेपाल ने स्ट्रेटेजी यूज की है, ये एक कंट्री के लिए रिवॉल्यूशन भी बन सकता है या फिर एक वार्निंग। कभी कभी हिस्ट्री धीरे धीरे ही नहीं बल्कि एकदम से बदल जाती है, और ऐसा ही कुछ 2025-26 में नेपाल में हुआ। ये एक ऐसा मूवमेंट था जहां पुराना पॉलिटिकल सिस्टम और एक नई जनरेशन आपस में टकरा गए, और इस टकराव से निकला एक न्यू पॉलिटिकल नेपाल, एक नई पार्टी जो कि सिर्फ 4 साल पहले ही नेपाल में बनाई गई थी, राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी। इसका नेपाल में ना ही कोई ज्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, ना ही कोई इसने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन 2026 के इलेक्शन में ये 275 में से 182 सीटें जीत जाते हैं। इनकी इतनी बड़ी जीत के सिर्फ 2 ही राज थे। पहला, प्रॉमिसिंग। इन्होंने नेपाल के लोगों से ये प्रॉमिस किया कि करप्शन को हटाया जाएगा, इकोनॉमी को सुधारा जाएगा और यूथ को प्रायोरिटी दी जाएंगी। लेकिन ये प्रॉमिसेस कोई नए प्रॉमिसेस नहीं थे। इससे पहले की कई पार्टीज नेपाल में ये प्रॉमिस कर चुकी थी। हम नेपाल से करप्शन खत्म कर देंगे, हर गाँव तक नए रोड्स बनाएंगे। ये बातें सुन सुनकर हम थक चुके हैं। लेकिन अब एंट्री होती है एक पॉलिटिकल लीडर की, बलेन्द्र शाह। और यही आरएसपी की इतनी बड़ी जीत का दूसरा मेन रीजन है। बलेन्द्र शाह कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था, बल्कि प्रोफेशनल से एक रैपर और इंजीनियर था। लेकिन 2022 में एक मेयर का इलेक्शन लड़ता है काठमांडू की सीट से, और वहाँ पे मेयर का इलेक्शन जीत जाता है, वो भी इंडिपेंडेंटली। और मेयर बनने के बाद वो काठमांडू के बहुत ज्यादा काम करता है, वहाँ का गार्बेज सिस्टम फिक्स करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है। लेकिन 4 साल बाद 2026 के इलेक्शन से पहले बलेन्द्र शाह अपनी मेयर की सीट छोड़कर आरएसपी पार्टी ज्वाइन कर लेता है और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के रूप में उभर कर आता है। ये जिस कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा था, वो कोई आम कंस्टिट्यूएंसी नहीं थी। इसके अपोजिशन में थे केपी शर्मा, जो कि झापाफाई कंस्टिट्यूएंसी से सालों से जीत कर आ रहे थे। लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद पूरा गेम चेंज हो जाता है। केपी शर्मा को मिलते हैं 18,000 वोट और बलेन्द्र शाह को वहीं मिलते हैं 68,000 वोट, पूरा 50,000 वोट्स का डिफरेंस। 27 मार्च 2026 को बलेन्द्र शाह प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल के तौर पर शपथ लेते हैं। ये जीत सिर्फ आरएसपी पार्टी की जीत नहीं थी, बल्कि पूरी जेन ज़ी की जीत थी। ये सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये सब इतने आसानी से नहीं हुआ। इसके पीछे है पूरा जेन ज़ी मूवमेंट। सितंबर 2025 को नेपाल की पुरानी गवर्नमेंट एक डिसीजन लेती है 26 सोशल मीडिया ऐप पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। लेकिन ये सिर्फ जेन ज़ी के लिए एक रेस्ट्रिक्शन नहीं था, बल्कि उनकी आवाज पे एक रोक थी।
और इसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट में बदल जाते हैं। लेकिन ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया के अगेंस्ट नहीं थे, ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट थे करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म और बेसिकली पूरे नेपाल की गवर्नमेंट के। लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है तो इसके नुकसान भी बहुत ज्यादा होते हैं। इस प्रोटेस्ट में 19 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल भी हुए और कई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी जलाई गई और नेपाल की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। लेकिन इसके बाद 9 सितंबर 2025 को एक शॉकिंग मोमेंट होता है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा एक ही दिन में रिजाइन कर देते हैं। सोचो, जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ही एक दिन में रिजाइन कर देते हैं तो इस प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी। अब तक हमने देखा कि नेपाल में सरकार कैसे चेंज हुई, लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि ये सब मैटर क्यों करता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स होने वाले हैं। क्योंकि इलेक्शन जीतना एक अलग चीज है और पूरे देश को बदलना ये एक अलग गेम है। नेपाल में 52% वोटर्स 18 से 40 साल की एज ग्रुप के हैं। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन डिसाइड कर ले कि हमें सिस्टम को चेंज करना है तो फिर यही होता है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। सालों से नेपाल एक लूप में फंसा हुआ था, सरकारें गिरती रहती थी, कोई स्टेबल लीडर्स मौजूद नहीं थे। इमेजिन करो कि आपका फ्यूचर ऐसे सिस्टम पे डिपेंड है जो कि खुद स्टेबलाइज नहीं है। तो यूथ ने अपने फ्यूचर को बचाने के लिए सिर्फ कंप्लेन ही नहीं किए बल्कि वोट का सही इस्तेमाल किया और पूरी सत्ता को और पूरे सिस्टम को पलट कर रख दिया। बलेंद्र शाह के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 2025 के सारे केसेस रीओपन किए जाते हैं और जो फॉर्मर मिनिस्टर्स और लीडर्स रह चुके हैं उनकी प्रॉपर्टीज पर इंस्पेक्शन भी स्टार्ट कर दिया जाता है। इस पूरी नेपाल की कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? सबसे पहले एक मिथ है कि गवर्नमेंट पुरानी पावर्स ही चलाती है, लेकिन ये मिथ नेपाल की स्टोरी ने तोड़ दिया। अगर यूथ चाहे तो पूरा सिस्टम चेंज कर सकते हैं, पूरी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वोट्स ही डिसाइड करते हैं कि पावर किसके पास रहेंगी। दूसरा ये मिथ है कि पावर परमानेंट होती है, लेकिन नेपाल की इस स्टोरी ने ये मिथ को भी तोड़ दिया, क्योंकि पावर परमानेंट नहीं होती। जो ट्रेडिशनल पार्टीज नेपाल में पहले से ही लीड कर रही थी, जेनजी ने उस ट्रेडिशनल पार्टीज को हराकर एक नई सरकार बना डाली। अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, नेपोटिज्म एंड गवर्नमेंट ब्रोकन जैसे कई इश्यूज है जो कि सिर्फ नेपाल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दूसरी और भी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम्स जेनजी को फेस करना पड़ रहा है। अगर जेनजी चाहे तो इस प्रॉब्लम को अपने वोट की ताकत से चेंज कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ऐसी सेम स्टोरी कोई और देश में भी हो सकती है क्या? कमेंट करके जरूर बताएं।